Welcome back everyone. Part 2 of revision of company audit. Let's start right away. Rotation of auditors. अब रोटेशन किस किस को एप्लीकेबल है? तो लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल है, ओपीसी एंड स्मॉल वालों को एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने माइनस का साइन दे दिया है। एंड उन सारी कंपनीज को एप्लीकेबल है जो भले ही लिस्टेड नहीं है बट उनका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, ऐसी पब्लिक कंपनीज, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, या फिर ऐसी कंपनीज जो पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती लेकिन उनकी पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक या पब्लिक डिपॉजिट्स मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है। ऐसी सारी कंपनीज यहाँ पे कवर हो जाएंगी और एक्सक्लूड हो जाएंगी ओपीसी स्मॉल कंपनी। सो लिस्टेड 10-50-50 वाली कंपनीज एक्सक्लूडिंग ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज। एक चीज याद रखना, ये जो 10-50-50 है, ये जो लिमिट्स मैंने आपको पढ़ाई, ये करंट ईयर के लिमिट्स है, ये लास्ट ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स की लिमिट नहीं है, ये करंट ईयर के लिमिट्स है, ये याद रखना अच्छे से। इन सारी कंपनीज को रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स मैंडेटरी है। और नॉर्मल टर्म क्या है ऑडिटर का? तो अगर आप एक इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हो एज ऑडिटर तो हिज टर्म विल बी 5 years, फर्म को अपॉइंट कर रहे हो तो 10 years। बट 10 नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं 2 terms of 5 years। ओके। अब कूलिंग पीरियड क्या है? मतलब सपोज एक इंडिविजुअल का 5 years का पीरियड हो गया, तो उसके बाद वो नेक्स्ट 5 years तक ऑडिटर नहीं बन सकता, लेकिन उसके बाद फिर से वो 5 years बन सकता है। सो बेसिकली दिस इज टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस, ईच टिक या ईच क्रॉस ऑफ 5 years। 5 years ऑडिटर बना, 5 years नहीं बन सकता, 5 years बना, 5 years नहीं बन सकता। दिस इज क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस फॉर इंडिविजुअल, एंड फॉर फर्म इट इज क्रॉस टिक क्रॉस टिक टिक क्रॉस। ईच टिक स्टैंड्स फॉर 5 years। सो 5 + 5 10 years हो गया आपका टेन्योर। कूलिंग पीरियड आपको 5 ही years है। सो 10 years ऑफ सर्विस, 5 years ऑफ कूलिंग, 10 years ऑफ सर्विस, 5 years ऑफ कूलिंग, इसलिए टिक टिक क्रॉस टिक टिक क्रॉस टिक टिक क्रॉस। ऐसे आप याद रख सकते हो। एक और चीज, अगर ये टिक टिक क्रॉस वाला या फिर कोई भी आपका सिनेरियो है, तो उस केस में अगर ये इसमें एक पार्टनर था पी नाम का, वही पार्टनर एक और फर्म में पार्टनर है, मतलब एक इंसान है पी जो करंटली उस फर्म का पार्टनर है जो ऑडिटर है, और यही पी एक और फर्म का पार्टनर है। तो जब पहली फर्म का कूलिंग पीरियड चालू हो जाएगा, अब सेकेंड जो फर्म है वो भी डिस्क्वालिफाइड रहेगी क्योंकि उसमें कॉमन पार्टनर है। इन केस ऑफ अ कॉमन पार्टनर, न्यू फर्म विल ऑल्सो बी डिसअलाउड। कॉमन पार्टनर्स वाली फर्म कैन नॉट बी ऑडिटर्स। कूलिंग पीरियड में सब चले आएंगे, सारी नेटवर्क फर्म्स बेसिकली चली आती है कूलिंग पीरियड में। एंड वन मोर थिंग, अगर एक साइनिंग पार्टनर था एक फर्म का जो ऑडिटर थी, और उस फर्म ने उस पार्टनर ने अपनी फर्म चेंज कर दी, मतलब आई वॉज साइनिंग ऑडिटर ऑफ योर कंपनी, साइनिंग पार्टनर ऑफ योर कंपनी, एंड माई फर्म्स नेम वॉज एबीसी, बट नाउ आई चेंज्ड माई फर्म टू पीक्यूआर। पीक्यूआर कैन नॉट बी ऑडिटर अगर इफ एबीसी इज इन कूलिंग पीरियड, देन पीक्यूआर विल ऑल्सो बी इन कूलिंग पीरियड। दैट मीन्स साइनिंग पार्टनर जब एक फर्म छोड़ के दूसरी फर्म में चला जाएगा तो वो कूलिंग पीरियड भी साथ में लेके जाएगा। अगर एबीसी कूलिंग पीरियड में है तो पीक्यूआर भी कूलिंग पीरियड में है। ऐसे क्यों किया है कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं कूलिंग पीरियड में हूँ बट फिर भी मुझे आपका काम करना है, तो मैं बस थोड़ी देर के लिए एक नई फर्म एस्टेब्लिश करके आपको सर्विस देने की कोशिश कर सकती हूँ। वैसा कोई ना करे, इसलिए ये प्रोविजन यहाँ पे बनाया गया है। ओके, लेट्स प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पे जस्ट ऐसा दिया गया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट जस्ट आई हैव हाईलाइटेड, कि मेंबर्स चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप विद इन फर्म रोटेशन करो। विद इन फर्म हमें पार्टनर्स की रोटेशन चाहिए ईच ईयर। इस बार ये पार्टनर ने किया तो नेक्स्ट ईयर अगले पार्टनर ने करना चाहिए, हमें दूसरा पर्सपेक्टिव चाहिए। तो मेंबर्स कुछ भी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजंस, लेकिन मेंबर्स ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर मेंबर्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें मोर देन वन ऑडिटर चाहिए, हमें जॉइंट ऑडिट चाहिए। मेंबर्स कुछ भी बोल सकते हैं, ये बस मुझे आपको बताना था। उसके बाद मैनर ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन अगर होता है तो कैसे होता है? So, अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नेम्स उन सारे ऑडिटर्स के जो प्रपोज करती है ऑडिट कमेटी टू बी द नेक्स्ट ऑडिटर, एंड देन बीओडी विल टेक इट फॉरवर्ड एंड मेंबर्स विल देन प्रोसीड टू अप्रूव द सेम। एंड ये तो मैंने आपको बोल दिया कि नेटवर्क वाली फर्म ऑल्सो कैन नॉट बी न्यू ऑडिटर, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे बस यही इंपॉर्टेंट था। अब ऑडिट कमेटी की तरफ आते हैं। ऑडिट कमेटी मैंडेटरी किसके लिए है? लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। एंड ऑडिट कमेटी होना मैंडेटरी नहीं है किसके लिए? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए। मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट कंपनीज। और यहाँ पे जो लिमिट्स है वो आपको यहाँ पे देखनी है। सो पहले जो मैंने आपको बोला था रोटेशन वाली लिमिट्स वो करंट ईयर की थी, लेकिन जो ऑडिट कमेटी वाली लिमिट्स है वो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है, वो करंट ईयर की नहीं है। एंड दे आर अगेन 10, 100 एंड 50। वो 10, 50, 10 था, ये 10, 100 एंड 50 है।
सो मोर देन 10 अगर है आपका पेड अप कैपिटल, हम पब्लिक कंपनीज की बात कर रहे हैं क्योंकि लिस्टेड तो सारे हैं ना, अनलिस्टेड पब्लिक अगर कोई है जिनका पेड अप कैपिटल अप टू 10 करोड़ है या 10 करोड़ है, या फिर जिनका टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है, या फिर लोन डिपॉजिट वगैरह अप टू 50 करोड़ है। यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज लेस देन 50 करोड़, दिस इज नॉट लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 50 करोड़, दिस इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। छोटी छोटी चीजें हैं, याद तो आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली आईसीआई ऐसी ही चीजें पकड़ के क्वेश्चंस पूछता है, तो बस ध्यान रख के पढ़ना है इन सारी चीजों को। ये लास्ट ऑडिटेड एफएस है, करंट ईयर नहीं है। ये क्या बताया मैंने आपको, ये बताया मैंने आपको किस किस को ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल होगी। लेट्स प्रोसीड। अगर ऑडिट कमिटी है, कंपिटेंट पर्सन टू डू ऑल दीज थिंग्स फॉर रोटेशन या जो भी ऑडिटर के रिलेटेड चीजें करनी है, वो रहेगी ऑडिट कमेटी। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड ही नहीं है तो कंपिटेंट पर्सन विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपिटेंट अथॉरिटी की, मतलब बीओडी की या फिर ऑडिट कमेटी की, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आपके ऑडिटर का ठीक है या नहीं, ये आपको देखना है। और वो कमेंसुरेट है क्या, मतलब जो आपकी कंपनी का नेचर है, प्रोफाइल है, साइज है, बिजनेस है, उसको फिट होने वाला वो है क्या, ये भी आपको देखना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि ऐसा ऑडिटर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट चल जाएगा, ऐसे नहीं। उसकी नॉलेज है क्या आपके बिजनेस के नेचर को अंडरस्टैंड करने की, इज ही एक्सपीरियंस्ड इनफ, ये भी आपको देखना है। उसके बाद कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग तो नहीं है उस ऑडिटर के अगेंस्ट, भले ही वो लीगल हो या आपके खुद की कंपनी की भी हो सकती हो, ऐसे तो नहीं है, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन उससे मंगवा सकते हो। ये प्रोसीजरल पार्ट है, मैं ऐसे ही कवर कर रही हूँ बिकॉज आईसीए ने यहाँ पे दिया है। और अगर ऑडिट कमिटी है तो ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट कमिटी की, रेकमेंड करे बोर्ड को कि हमें ये पर्सन ठीक लगता है ऑडिटर बनने के लिए। और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है, हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद कंसिडर करेंगे किसी को ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। अब इस सारे प्रोसेस में सपोज ऑडिट कमेटी ने किसी पर्सन को रेकमेंड कर दिया और हमारे बीओडी ने अग्री कर लिया, तो वही ऑडिटर का नाम बीओडी फर्दर रेकमेंड करेगा मेंबर्स को, और फिर वो जीएम में अप्रूव होगा नहीं होगा आगे चला जाएगा। बट अगर बीओडी अग्री नहीं करता है तो वो रेफर बैक करेगा ऑडिट कमेटी को कि प्लीज एक बार रिकंसिडर करो, हमें तो ये पर्सन ठीक नहीं लगता। अगर ऑडिट ऑडिट कमेटी ने रिकंसिडर कर लिया तो सारा प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी ने मना कर दिया तो प्लीज याद रखना, यहाँ पे ऑडिट कमेटी की मनमानी नहीं चलती, बीओडी की मनमानी चलती है। भले ही ऑडिट कमेटी ने बोला कि नहीं हम रिकंसिडर नहीं करेंगे, हमें यही बंदा फिट लगता है, ऑडिटर बस रीजन लिख के रखेगा क्यों वो इस पर्सन को सिलेक्ट नहीं कर रहे, और फाइनली जो उनको बीओडी को जो पर्सन फिट लगता है उसी को वो आगे जाके रेकमेंड करेंगे, और फिर वही जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने नाम रखा जाएगा, एंड देन दैट पर्सन विल होल्ड ऑफिस टिल 6th एजीएम वगैरह वो सब तो ठीक है। अब रेम्यूनरेशन, तो बेसिक प्रिंसिपल ये याद रखो कि जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है वही रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा। तो फर्स्ट ऑडिटर अगर आप हो, आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर नहीं हो, आप कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर हो, तो जिसने आपको अपॉइंट किया दैट इज मोस्टली इट विल बी बीओडी, और इन गवर्नमेंट कंपनी के इट विल बी कैट, देन दे विल डिसाइड रेम्यूनरेशन। लेकिन अगर आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो तो आपको मेंबर्स अपॉइंट कर रहे थे, इन दैट केस मेंबर्स विल डिसाइड रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में क्या आता है, तो फी बेसिक आपकी आती है, उसके साथ साथ आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंसेस आप इनकर करते हो वो भी रेम्यूनरेशन का ही पार्ट है। और उसके साथ-साथ अगर आपको कोई फैसिलिटी एक्सटेंड की गई है, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही रिमोट लोकेशन में आपका क्लाइंट प्लेस है, आपको स्टे दिया गया है, फूड दिया गया है, आपको स्पेसिफिक कैब्स दी गई है ट्रैवल करने के लिए, या सपोज आपका एक माउंटेन पे है क्लाइंट प्लेस, तो आपको ऐसे वो जो रहता है ना स्विट्जरलैंड में, ऐसे हम बैठ के जाते हैं, या फिर कोई स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह दिया गया है, तो वो फैसिलिटी जो एक्सटेंड की गई है वो सब भी आपके रेम्यूनरेशन का ही पार्ट बनेगी, ये मुझे आपको बताना था। बट इट डज नॉट इंक्लूड रेम्यूनरेशन फॉर एनी अदर सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑडिट के साथ साथ जीएसटी कंसल्टिंग भी देती हूँ, तो ये जो जीएसटी कंसल्टिंग वाले पैसे हैं वो मेरे इसमें नहीं आएंगे, ऑडिट वाले प्रोफेशनल फीस में, वो मेरे अलग से आएंगे। ओके, तो ये हुआ नॉर्मल। अब ऑडिटर को रिमूव करना है तो क्या करना है, सो दिस सेक्शन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट रिमूवल बिफोर एक्सपायरी। मतलब हम ऑडिटर को लात मार के निकाल रहे हैं, वो खुद से नहीं जा रहा, हमें पसंद नहीं आ रहा, हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने 3 चीजें लिखी है वो बस आप फॉलो करो। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर जगह यहाँ पे लिखा है स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, लेकिन पहले आप मेरी बात सुनो। आपको पास करना है नॉट स्पेशल रिजोल्यूशन, आपको पास करना है बोर्ड रेजोल्यूशन। और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप एडीटी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 डेज में
विद इन 30 days ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन यू विल फाइल ADT2 विद फीस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनको परमिशन मांगो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ऐसे हो गया, हमें ये ऑडिटर नहीं चाहिए, प्लीज हाँ बोल दो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया तो हाँ बोलने के 60 days में AGM होल्ड करके फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना एंड फिर ऑडिटर को हटाना। मैं क्यों बोल रही हूँ कि दिस इज बोर्ड रेजोल्यूशन एंड नॉट स्पेशल रेजोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे बोला है कि कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। कंपनी का मतलब होता है नॉट मेंबर्स, कंपनी का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एंड मैनेजमेंट का बोर्ड रेजोल्यूशन होता है। बोर्ड में कुछ जनरल या स्पेशल नहीं होता, बोर्ड रेजोल्यूशन इज बोर्ड रेजोल्यूशन। और एक और चीज यहाँ पे लिखी गई है कि कंपनी शैल होल्ड GM विद इन 60 days। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ बोलने के 60 days बाद GM होल्ड करनी है। अगर बाद में GM होल्ड करा तो पहले कैसे GM होल्ड हो गया और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन तो GM में ही पास होता है। इसका मतलब 60 days के बाद जो मीटिंग होल्ड होगी उसमें जो रेजोल्यूशन होगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। पहले वाले जो रेजोल्यूशन हो गए वो बोर्ड रेजोल्यूशन हो गए। ये बेयर एक्ट होने की वजह से यहाँ पे ठीक से बताया गया नहीं है, तो आप बस ये 3 सेंटेंसेस याद कर लो। दिस इज द प्रोसेस फॉर रिमूवल फॉर, ओके। अब ये सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट्स वगैरह ये जो पार्ट है ये मैं थर्ड वीडियो में देती हूँ, बिकॉज अब जो पार्ट है इस चैप्टर का वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट कारो एक बार निपटा लेते हैं तो हमारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंटेंट पूरा हो जाएगा। तो जो थ्योरेटिकल लेंदी चीजें हैं वो मैं थर्ड वीडियो में कवर करूंगी। लेट्स डायरेक्टली मूव टू कारो, जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, now CARO is applicable to all companies, including foreign companies, excluding outstanding BIPs, as you may have already seen in a short of mine here on YouTube. So CARO is not applicable to outstanding BIPs. O for OPC, S for small company, B for banking, I for insurance, P for private limited company subject to certain conditions, and S for small company. सो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? सो ये है कारो 2020। इसमें से 2 का हाफ 1, 2 का हाफ 1, 20 का हाफ 10। सो 1 1 10 ये है हमारे लिमिट्स। मैं ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप प्लीज वो वाले वीडियोस रेफर करना। ये वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं बस आपको ट्रिक क्या है बता रही हूँ, आगे आप उस वीडियो से देख सकते हो। फिर भी अगर आपको देखना है तो 1 1 10 क्या है, तो सबसे पहले तो आपने किसी और की सब्सिडरी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की। फिर उसके बाद पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस नॉट मोर देन 1 crore। तो ये 1 हो गया पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स का। एंड बोरोइंग्स एक्सीडिंग 1 crore, सो ये हो गया बोरोइंग्स का। और बोरोइंग्स किससे? तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स है ये एज ऑन बैलेंस शीट डेट है। बोरोइंग्स है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एंड रेवेन्यू होना चाहिए मैक्स 10 crore। सो 1 1 10, 1 stands for paid up share capital and reserves, second one stands for borrowings, and third one stands for revenue। थर्ड नॉट 1, it's 10। उसके बाद डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे क्लॉजेस की तरफ। इस वीडियो में सिर्फ क्लॉज नंबर एंड उसमें उसका कंटेंट बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। क्लॉज नंबर 1, फर्स्ट का पोजीशन फिक्स्ड है। फिक्स्ड स्टैंड्स फॉर PPE। सो पहला पोजीशन फिक्स्ड है, फिक्स्ड असेट्स PPE। सेकंड, जो फर्स्ट आता है उसको हम एक्सेलेंट बोलते हैं, जो सेकंड आता है उसको हम गुड बोलते हैं। सो सेकंड गुड, गुड मतलब क्या? इन्वेंट्री। सो क्लॉज नंबर 2 इज फॉर इन्वेंट्री। ये फर्स्ट क्लॉज ही चल रहा है अभी तक। क्लॉज नंबर 2 इज फॉर इन्वेंट्री। थ्री, थ्री फ्री। आजकल कोई भी किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देता। तो फ्री में क्या नहीं देता? पैसा नहीं देता। पैसा क्या होता है? लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। सो क्लॉज नंबर 3 टॉक्स अबाउट LGSI, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। क्लॉज नंबर 4, चार, चार स्टैंड्स फॉर चोरी से लोन टू डायरेक्टर। सेक्शन 185 एंड 186 टॉक अबाउट दैट। कहीं किसी कंपनी ने चोरी से डायरेक्टर को लोन तो नहीं दे दिया। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 5, 5 से आप याद रखोगे 5%। इतना छोटा रेट ऑफ रिटर्न कहाँ पे मिलता है? FD में। सो दिस टॉक्स अबाउट डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। 6, 6 सी फाइनल में 8 से सब्जेक्ट हो गए 6, और कौन सा सब्जेक्ट हट गया? तो हट गया कॉस्टिंग। सो 6 स्टैंड्स फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्लॉज नंबर 7, 7 से आप रखोगे स्टैट, स्टैट, सात, सात स्टैट ड्यूज। तो स्टैट ड्यूज में कुछ अनडिस्प्यूटेड तो नहीं है वगैरह, वो सब यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 8,
8 stands for income which you ate earlier. That is, transactions not recorded in the books have been surrendered or disclosed as income during this year. पहले रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब बताए हैं, which is the income means the income which you ate earlier, वो आप अगर बता रहे हो तो. 9 stands for नौही वाली बातें. नौही वाली बातें में क्या होता है? तो कहीं कंपनी ने डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर लिया, कहीं किसी और पर्पज़ के लिए तो नहीं यूज़ कर लिया, शॉर्ट टर्म बेसिस को लॉन्ग टर्म चीज़ के लिए तो यूज़ नहीं कर लिया, या फिर कंपनी ने कोई फंड्स लिए हैं बट ऑब्लिगेशंस मीट नहीं किए, ऐसा डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ। तो ये सारी 9 ही वाली जो बातें हैं, ये क्लॉज़ नंबर 9 में आती है, क्लॉज़ नंबर 9 में आती है। फिर 10, 10 मतलब एक्स, एंड एक्स स्टैंड्स फॉर स्टॉक एक्सचेंज, मतलब पब्लिक ऑफर के रिलेटेड, आईपीओ के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो क्लॉज़ नंबर 10 में आएगी। क्लॉज़ नंबर 11, अगर आपको कहीं कुछ फ्रॉड दिखे, तो सीटी बजा के 11-12 लोगों को बुलाओ। 11 स्टैंड्स फॉर क्लॉज़ नंबर 11। 12 स्टैंड्स फॉर 143 सबसेक्शन 12, यहाँ पे आपको फ्रॉड की एक और रिपोर्टिंग करती है। तो पहले तो सीटी बजा के 11-12 लोगों को बुलाओ। 11 क्लॉज़ 11, 12 143 12, एंड सीटी बजाना इज़ व्हिसल ब्लोइंग मैकेनिज़्म, व्हिसल ब्लोअर कंप्लेंट्स, वो भी इस क्लॉज़ में कवर हो जाता है। फ्रॉड दिखा तो सीटी बजा के 11-12 लोगों को बुलाओ। नेक्स्ट क्लॉज़ नंबर 12, 12वीं क्लास में निधि नाम की लड़की थी। So this is about Nidhi company. Tera. Tera stands for Tera relative. This talks about related party transactions. 14. Whether the company has internal audit. So 14 को आपको अगर याद रखना है तो आप बोलोगे कि कंपनी के अंदर एक चोर तो नहीं है। 14 को हम लिखते हैं 1-4। कंपनी के अंदर एक चोर तो नहीं है। एक चोर अगर अंदर है तो वो पकड़ा कैसे जाएगा? इंटरनल ऑडिट से। बहुत फालतू है बट आपको ऐसे ही याद रखना है। क्लॉज नंबर 14 स्टैंड्स फॉर इंटरनल ऑडिटर। 15. 15 stands for shifting. Is our economy is shifting in a non-cash direction, in a cashless direction. आप मेरा वीडियो प्लीज रेफर करना इसके लिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपसे याद करवाया है. दैट विल बी बेटर देन वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो राइट नाउ. 15 shifting in cashless direction. It stands for cashless direction मतलब non cash transactions, and direction stands for directors. So non cash transaction with directors अगर आपका हो रहा है तो it comes under clause number 15. नेक्स्ट इज 16. 16 मतलब एक खोटा रूप किसका? बैंक का. कौन होता है? एनबीएफसी. सो दिस एंटायर थिंग टॉक्स अबाउट एनबीएफसी. नेक्स्ट 17 सॉरी. क्या आपकी कंपनी को कैश लॉस की चिंता सता रही है? कैश लॉस. 18 स्टैंड्स फॉर हेटिंग द जॉब. तो ऑडिटर इज हेटिंग द जॉब, तो उसने रिजाइन कर दिया, इसलिए रेजिग्नेशन वाले स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा क्लॉज नंबर 18 में. नेक्स्ट आता है 19. ये लायबिलिटी पे करने में कुछ 19-20 तो नहीं हो गया? तो ये 19-20 वाला ये 19 है, क्लॉज नंबर 19. एंड देन कम्स क्लॉज नंबर 20 विच स्टैंड्स फॉर अगर आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो तो 10-20 लोगों में बांट दिया करो. सो 10-20 लोगों में बांट रहे हैं, इसलिए दिस स्टैंड्स फॉर सीएसआर. एंड द लास्ट क्लॉज 21 विच इज दो जिस्म एक जान. और दो जिस्म एक जान किसके होते हैं? तो बेसिकली होल्डिंग सब्सिडरी के होते हैं और उनके बनते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और क्लॉज नंबर 21 टॉक्स अबाउट ऑडिट रिपोर्ट और कारो ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो दिस वाज कारो. आई होप दिस वाज यूजफुल. ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ. अब बस एक वीडियो आएगा जिसमें छोटे मोटे थियोरी पॉइंट्स आएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्किप ना हो इसके लिए मैं वो भी यहाँ पे कवर करने वाली हूँ. सो दिस वाज इट. दीज टू वीडियोज आर द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर. इसको अच्छे से कर लेना एंड कंपनी ऑडिट विल बी इन योर पॉकेट. स्टडी वेल एंड स्टे मोटिवेटेड. बहुत कम दिन बचे हैं एग्जाम के लिए. दैट इज इट. थैंक यू सो मच एंड बाय.